और जब राहुल ने करिश्मा कर दिखाया तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज मां सोनिया गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ नजर आई। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। राहुल गांधी इस चुनाव में सिर्फ अपने बयानों से सुर्खियां नहीं बटोरते रहे, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के उत्थान के लिए 2 बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। पहली यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से कश्मीर तक थी। इसका असर तेलंगाना और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में दिखा था। दूसरी यात्रा 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से मुंबई तक निकाली थी। इसका असर ये रहा, इस रूट में कई सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। राहुल गांधी ने इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिससे बीजेपी कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसी, जैसे संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक। आदिवासियों के लिए और संविधान की जहां तक बात है तो राहुल गांधी आज नतीजों के बाद भी संविधान साथ लेकर आए थे और कहा कि उनकी लड़ाई संविधान बचाने के लिए थी। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। राहुल ने इसके अलावा कुछ और भी आश्चर्यजनक काम किए जिसे विरोधी पार्टी गंभीरता से नहीं ले पाई, जैसे पीपल कनेक्ट राहुल गांधी लगातार कई महीनों से करते रहे। टेम्पो, थोड़ा परिचय करो अपना। मेट्रो और ट्रक में सवारी करके वो सीधी जनता से जुड़ते रहे। अपनी मां के साथ इतिहास के पन्ने पलटने वाला भावुक वीडियो जारी किया। जमाने का और ये हमेशा पापा जी ने दौरा, ये मुझे याद है, पापा अपने आप चलाते। ये भी फोटो है। तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के साथ लंच पर चर्चा की। लोग काम देखना चाहते। लालू यादव के साथ बटन बनाने वाले वीडियो ने सुर्खियां बटोरी। राहुल गांधी इन सब के अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहे। 1 अप्रैल से 20 मई के बीच इंस्टाग्राम पर राहुल के फॉलोअर्स पीएम मोदी के मुकाबले 2 गुना तेजी से बढ़े। यूट्यूब पर 21 अप्रैल से 22 मई के बीच राहुल गांधी को पीएम मोदी के मुकाबले 21 करोड़ व्यूज ज्यादा मिले। ये चीजें बताने के लिए काफी थी कि राहुल गांधी अपने लक्ष्य में सफलता पाने की ओर आगे बढ़ रहे थे और इसका असर नतीजों में भी देखने को मिला। कांग्रेस के अलावा इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। 62 सीटों पर लड़ने वाली अखिलेश यादव की पार्टी के खाते में 37 सीटें जा चुकी हैं, यानी जीत का स्ट्राइक रेट रहा 60%। अगर वोट प्रतिशत देखें तो 2019 में पार्टी का ये आंकड़ा था 18%, जबकि इस बार 33.53% वोट मिला है, यानी लगभग 2 गुना। तो अब सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा कौन सा दांव चला कि बीजेपी के सबसे बड़े और सुरक्षित किले में सेंध लग गई। वो रणनीति जिसने अखिलेश यादव को न केवल गेम चेंजर बना दिया, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा दल बना दिया। जनता इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रही है, रिकॉर्ड बनाने। अखिलेश यादव की अगुवाई में यूपी में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी जीत ने देश की राजनीति का समीकरण बदल दिया। अखिलेश यादव के इस करिश्मे के पीछे की वो स्ट्रेटेजी समझते हैं जिसने उन्हें इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया। अखिलेश ने कैंडिडेट सिलेक्शन में सामाजिक और जाति समीकरण पर पूरा फोकस रखा। समाजवादी पार्टी ने अपने खाते की 62 सीटों में सिर्फ 5 यादव उम्मीदवार उतारे। इसके अलावा 27 ओबीसी, 11 स्वर्ण, 15 दलित और 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया। अखिलेश का ये दांव काम कर गया। शायद इसी समीकरण के आधार पर उन्हें जीत का कॉन्फिडेंस था, जिसकी चर्चा उन्होंने प्रचार के दौरान हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है।
जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। जाति समीकरण के अलावा अखिलेश यादव ने इस बार अपने वोट बेस के लिए एक नया नारा गढ़ा। उन्होंने MY यानी मुस्लिम यादव से बढ़कर PDA यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हो गया। PDA का असर यह हुआ कि यूपी में OBC के अलावा 21% दलित वोट का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ हो गया। नतीजा ये हुआ कि 2014 और 2019 में सिर्फ 5 सीटें जीतने वाली पार्टी ने 2024 में 38 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इतिहास इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी आज तक लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें कभी नहीं जीत पाई। न वो बॉल फेंक पाएंगे, न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। इस नतीजे से ये भी लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अखिलेश यादव की इस मेहनत ने उन्हें उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए आज वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। और इस चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कद भी काफी बढ़ गया है। बंगाल के जो नतीजा आए उससे उन्होंने साबित कर दिया कि बंगाल की नब्ज पढ़ने में उनका कोई तोड़ नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ममता को पीछे छोड़ने की लाख कोशिश की, लेकिन दीदी के चक्रव्यूह में दोनों ही बार मोदी मैजिक फेल हो गया। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। इसी के लिए मैं तो चाहूंगी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए। बंगाल में लोकसभा चुनाव के नतीजों से सीएम ममता बनर्जी इतनी उत्साहित हैं कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर पीएम मोदी का सीधे इस्तीफा मांग लिया। मोदी के साथ साथ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा। इसके अलावा उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी बात कही। उनकी ये बात ध्यान से सुनिए। ये इंडिया की जीत है। मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझे कम मांगा। नतीजों में किसे फायदा हुआ? इंडिया को फायदा हुआ। मोदी, अमित शाह, हर किसी का घमंड टूट गया। इंडिया जीता, मोदी हार गए। इस जीत को इंडिया की जीत बताते हुए उन्होंने राहुल गांधी को बधाई भी दी। लेकिन बंगाल में लड़ाई की बात करें तो ममता बनर्जी ने ये जंग अकेले दम पर जीती। याद कीजिए।